प्रश्न बैंक हल 2021-22। तो एग्ज़ाम आ चुके हैं, 17 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए क्वेश्चन बैंक का डिटेल्ड वीडियो बना दूं। तो कुत्ता भौंक रहा है यार, उसके लिए सॉरी। चुप कुत्ते। हाँ, तो यहाँ देखो विषय क्या पढ़ते हैं इसे, विषय भौतिक शास्त्र। तो यहाँ सबसे पहले हम फिजिक्स का सोल्यूशन ला रहे हैं। तो देख लो, एक घंटे के 2 वीडियो रहेंगे, कोशिश करूँगा। और इन वीडियोस में आपको मैं पूरा जितना है PDF पूरा समझा दूंगा, पूरा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन समझाने की कोशिश करूँगा। और जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो एग्ज़ाम के पहले अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और आपको मैं 2 प्रकार के सोल्यूशन इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। वैसे भी आपको मिल ही गया होगा, एक बाजार वाला सोल्यूशन है जो कि ये रहा, ठीक है, नवबोध के सब ये सब दे रही हैं कंपनियाँ, और एक जो हमारी कंपनी आपको दे रही है ये वाला PDF है, ठीक है, जिसमें मोस्टली जो आंसर्स हमने लिखे हुए हैं वो कौन से हैं, नोट्स के हैं। तो नोट्स हमारी जो है वो थोड़ा ठीक ठाक है। और हाँ, नोट्स में जानते हो, सभी लोग जानते हो यार, नोट्स में बढ़िया रहता है, ठीक। तो बिना वक्त बर्बाद के हम इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो और 1-2 घंटे की वीडियोस रहेंगे जिसमें आपका मैं पूरा एक क्वेश्चन का डिराइव करके आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल बहुत अच्छा है। अभी बाकी सभी सब्जेक्ट्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के भी मैं सोल्यूशन लाने वाला हूँ। और अगर आपको इनका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। सो बिना वक्त बात किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यूनिट फर्स्ट में, जिसमें पहला और दूसरा चैप्टर आता है हमारा, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर को मिला के हमें टोटल मिलने वाले हैं 9 मार्क्स, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 नंबर का अति लघु 1 आएगा और दीर्घ उत्तरी 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद यार मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इसमें और इसमें हम दोनों में देखते हुए चलेंगे किस में ज़्यादा बढ़िया है। वैसे नोट्स में ही आपको बढ़िया लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त बात किए। पहला क्वेश्चन बोलता है E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यों रखने पर उस पर लगने वाला बल। तो तुमने एक सूत्र पढ़ा होगा, E सूत्र होता करता है F/Q, ठीक है। ये बोलता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। जल्दी जल्दी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बल क्या बस सूत्र निकालें, बल का सूत्र यहाँ से क्या आ जाएगा, तो F क्या आ जाएगा, इधर इसका इंटू, तो मतलब Q इंटू E, तो F Q इंटू E, सी नंबर सही हो गया। बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो हाँ देख लो, अब यहाँ पे तुम्हें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहला है बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के कारण है तो 1/r² होता है। और एक होता करते हैं हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ये जो हमारा 6वां क्वेश्चन है, ठीक, विद्युत द्विध्रुव, इसके कारण अगर होता है तो 1/r³, ये ध्यान देना है। बिंदु आवेश के कारण 1/r², और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर होता है तो 1/r³ याद रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है खोखली गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितनी होती है, जाहिर सी बात है 0 होगा। गोले के अंदर जो होता है आवेश 0 होता रहता है, ठीक। अगला है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको तो भैया रटे रहो, इसका क्या हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। और इसमें अगर माइनस में भी आएगा, मान लो कंफ्यूज करने को आ रहा है, तो इसे ये देखना। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं आएगा कि नहीं। ना ही सरकार बोली ना ही हम बोले हैं। सरकार बस इतना बोली कि E और D ग्रेड वालों के लिए बनाया गया है, जो लोग फेल हो सकते थे उनके लिए बनाया गया है कि भाई पढ़ के पास हो जाओ। और अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बस रिवीजन का एक वो है, बाकी आप अपनी नोट्स से पढ़ो, ठीक है। और कोई गारंटी नहीं कितना आएगा, कोई नहीं कह सकता कितना आएगा। अगर कोई आदमी आपसे कह रहा है कि भाई 80 नंबर आएगा, 90 नंबर आएगा, भाई इतने का तो पेपर ही नहीं है यहाँ पे मान लो 60 नंबर आएगा, तो ये वो खुद नहीं जानता, सरकार खुद नहीं बोली है, कोई लिखित संविधान नहीं है इसका, कहाँ से कह सकते हो यार, कुछ नहीं कह सकते। हो भी सकता है आ जाए, हो भी सकता है ना आए, कोई गारंटी नहीं है। पढ़े रहो बस, तुम पढ़े रहो, ये मत सोचो कि कहाँ से कितना आएगा। ये वाला भी देख लीजिए, बीमा आपको पढ़नी रहेगी, इसका ये वाला रटे रहना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। फिर ये आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, जान ही गए। 7 नंबर बोला है, हाँ ये थोड़ा यहाँ पे ये गलत है ना। और ये वाला जो आया है ये भी गलत है, ये यहाँ पे भी देखो कहीं दिया होगा, ये भी दिया हुआ है गलत ही। यहाँ पे देखो P दिया हुआ है ना, ये जो P दिया है ये वाला भी गलत ही है। क्यों गलत है, सबसे पहले तो ये देखो कि जो हमारा सूत्र होता करता है, घुमाने में किया गया कार्य का, तो कार्य का सूत्र होता करता है W=PE1 - cos थीटा। रुको मुझसे लिखते नहीं वरना मेरे पास iPad नहीं है यार, क्या करूं, इतना कमाता ही नहीं हूँ। हाँ तो PE1 - cos थीटा होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री है। तो अगर तुम 180 डिग्री रखोगे तो cos थीटा 180 - 1 होता करता है। तो W क्या आ जाएगा हमारे पास PE, और ये बन जाएगा 1। अब -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे +1, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2PE। वीडियो पूरा देखना, टॉप ना कर दिए क्या बात अब अगला बोल रहा है यहाँ पे
पे एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है, ठीक है, x/2 दूरी पर है, संबंधित बिंदु से, अरे ये तो सिंपल वाला है Q/ε, ठीक है, इसका कोई ध्यान ही नहीं है। इसका आंसर थोड़ा गलत हो गया था। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी हमने यहाँ पे सूत्र लिखा था E=F/Q, ये वाला सूत्र दिख रहा है, ये वाला। अब इसमें से तुम्हें विद्युत क्षेत्र का मात्रक लाना है, तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो इसका पर आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, जो कि ये वाला हो गया। रिक्त स्थान बनने हैं, तो एकल ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है। जब ऋणावेश है तो भाई ऋणावेश से तो प्रारंभ ही नहीं होती, प्रारंभ किससे होती है, प्लस चार्ज से होती है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है और वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। सुने रहो, दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगुना करने पर इसका आकर्षण प्रतिकर्षण कितना हो जाएगा, 16 गुना, ठीक है, ये तो तुम जानते हो, सिंपल सा है। फिर आता है ये वाले जो क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, ठीक। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, पृथक स्वतंत्र आवेश के लिए, ठीक है, सिंपल सा जो स्वतंत्र आवेश होता रहता है उसके लिए एक समान होता है। अब किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होता है, भाई सिंपल वाले के लिए, एकदम रैखिक आवेश के लिए। अब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए, जो अभी ऊपर भी क्वेश्चन था। और घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी वैद्युत द्विध्रुव के लिए। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r², और घन के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r³, और ये सीधे सीधे होता करते हैं यानी 1/r। तो 1/r रैखिक आवेश के लिए होता है, और स्क्वायर वाले किसके लिए होता है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए, सॉरी बिंदु आवेश के लिए, और वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होता है, 1/r³, अक्षीय और निरक्षीय स्थितियाँ, ठीक है। अगले में आ जाओ, आवेश का क्वांटीकरण। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। आवेश की न्यूनतम मात्रा जो होती करती है वो इतने कूलाम होती करती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, सब जानते हो। अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ये हमारी एक सिंपल लाइन हो गई जिसका मान इतने कूलाम होता करता है, ठीक। अब आता है मेन हमारा क्वांटीकरण वाली लाइन। ये जो रेड मैंने बुलेट बनाया इसमें देखो, किसी किसी वस्तु पर आवेश की अधिकतम मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है, यानी पहाड़ा में होती करती है। तो जैसे मान लो आवेश की मात्रा, यहाँ आवेश को Q से दर्शा दिया, और इलेक्ट्रॉन की आवेश यानी मूल आवेश, इसका क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पे क्या मान लिया, E का पूर्ण गुणज, यानी पूरा एकदम एक्चुअल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं, 1 2 3 4 इस तरह आएगा। इस तरह नहीं आ सकता है कि 2.5 गुणज है, 1.6 है, या फिर 3/8 है, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। माइनस में भी नहीं होगा, माइनस में संभव है, अपॉन पॉइंट इनमें नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, एकदम नेचुरल नंबर आएगा हमारा, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, आवेश का क्वांटीकरण, कि किसी वस्तु पर आवेश की अधिकतम मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है, बात खत्म। अब आता है आवेश की योज्यता किसे कहते हैं, योज्यता यानी जाहिर सी बात है योग कर रहा होगा। तो वैद्युत आवेश योज्य होते हैं, जिन्हें जोड़ा जा सकता है। किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उनके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। ये मेन लाइन है, क्या बोल रहा है कि किसी भी पदार्थ का कुल आवेश विभिन्न भाग, जैसे ये पदार्थ है इसका जो टोटल आवेश होगा, इसके विभिन्न भागों में ये जो आवेश हैं इनके योग के बराबर होगा। कोई प्लस चार्ज होगा, कोई माइनस चार्ज होगा, इसलिए ये वेक्टर में होता करता है। तो इसका वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, तुम वेक्टर लगा देना हो, या तुम तो होशियार ऊपर वेक्टर लगा देना यार, वेक्टर फॉर्म में होता है, ओके ओके ओके, ये ऐसे वेक्टर लगा देना, ठीक। तो आवेश की योज्यता क्या हो गई कि किसी भी पदार्थ में कुल आवेश है उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेश जो बीजीय योग के बराबर होता है। आवेश संरक्षण किसे कहते हैं, आवेश संरक्षण जैसे ऊर्जा संरक्षण होता है ऐसे आवेश संरक्षण होता है, ऊर्जा की जगह आवेश लगा दो। किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश क्या होता है, नियत रहता है। मेन बात तो यही होती है, किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत होता करता है। अब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, जैसे ऊर्जा होती करती है, सेम यही है। आता है कूलाम का नियम। देखो कूलाम का नियम सबसे क्यूट सा नियम होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब ये बल जाहिर सी बात है कौन से होंगे कुछ भी हो सकता है। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या क्या है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो आवेश यहाँ पे मान लिया मैंने Q1 है और Q2 है ना। तो जो F होगा वो क्या होगा हमारा प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 होगा,
ये हो गया। और बोल रहा है आर इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी अपॉन में आएगा। तो एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो उनके बीच लगने वाला बल ही कूलाम का नियम कहला जाता है, कूलाम बल भी कहते हैं इसे। तो ये सूत्र लग गया। अब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी इसको क्या कहते हैं ये तुम जानते हो, एप्सिलॉन 0 क्या होता है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। क्या होती है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ठीक है, तो कूलाम का नियम भी सिंपल सा हो गया। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन बैंक में। अब आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो अध्यारोपण का सिद्धांत सेम इसी तरह है जैसे ये वाला तुम्हारा था ना, आवेश की योज्यता वाला, सेम इसी तरह का है। ठीक है, तो रुको यार कलर बदल लेते हैं, एक ही कलर से आदमी कितना पड़ेगा। हाई कौन सा कलर ले लें, ब्लू ले लेते हैं। तो चलो हाँ, तो अब बोले अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें क्या बोला, किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समुदाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मेन शब्द यहाँ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग बोलो चाहे बीजी योग बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के योग के बराबर होती करती है। तो जैसे यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Qn तक ले लिया, बिंदु आवेश हमने ले लिए, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मान ली, E1 E2 E3 En तक हो जाएगी। तो n बिंदु आवेशों के समुदाय के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी E=E1 + E2 + E3 + ... En। सिंपल सा है, सेम इसी तरह का है जैसे ये वाला है हमारा आवेश की योज्यता वाला, पढ़ लिया। अब अगला बोल रहा है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। वीडियो लेंदी है 2x में लगा के देख लेना, तब क्यों नहीं काटती देखो। पहले तो इसका फैक्ट समझ लो, जैसे ये एक बल रेखा जा रही है, ठीक है, और मान लो ये जा रही है दूसरी बल रेखा, ये दोनों बल रेखाएं जा रही हैं। अब ये दोनों काट कहाँ पे रही हैं, ये दोनों काट रही हैं इस पॉइंट पर। कहाँ पे काट रही हैं, इस पॉइंट पर। अब अगर इस पॉइंट पर काट रही है तो इसमें दो दिशाओं में बल लग रहा है, एक इधर बल लग रहा है और एक इधर बल लग रहा है, दो दिशाओं में बल लग रहा है। तो अगर किसी बिंदु पर दो दिशाओं में बल लगता है तो उसका परिणामी बल उसके बीच में हो जाता है ना भाई। इधर भी बल लगा, इधर बल लगा, तो इधर परिणामी बल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये मतलब एक ही बिंदु पर दो दिशाओं में बल लगता है और ऐसा संभव नहीं होता करता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकती, बल्कि वो और फैलने का प्रयास करती है। अभी मैं गुण में आपको समझाता हूँ। तो क्या लिखा है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक इधर साइड खींचेंगे, एक इधर साइड खींचेंगे, है ना, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं प्रदर्शित करेगी। भाई अलग दिशाएं हो जाएंगी और यह असंभव है, इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं काटती। सिंपल सा था। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे गुण लिखे हुए हैं, जबकि आपके इस वाले सोल्यूशन में कितने सारे गुण हैं, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, बस ये 2-3 ठो दिए हुए हैं। ठीक, मेन आपके 2 ही 3 हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ देख लो, सबसे पहले तो विद्युत बल रेखाओं के गुण, ये क्या होती हैं, ये धनावेश से चालू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती है। जैसे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्लस से निकलती हैं, माइनस में ख़त्म हो जाती करती है। ठीक है, इसका मतलब खुला वर्ग होती है। अब विद्युत बल रेखाएं किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस बिंदु पर हमने बल रेखा खींची, ऐसे स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिए वृत्त है और ये वृत्त पे इस बिंदु पर अगर हमें स्पर्श रेखा, लो स्पर्श नहीं की, लो कर दिए, स्पर्श रेखा खींची थी, ये इसकी क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वेक्टर ई बताती है। ठीक है, तो ये बताती करती है। अब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा। फिर बोल रहा है विद्युत बल रेखाएं खींची हुई रबड़ के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। जैसे प्लस से अगर माइनस में बल रेखा ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे जा रही है ना, तो ये प्लस वाले और माइनस वाले में ये जो बल रेखाएं खींचती हैं, एक दूसरे को खींचती हैं, तो क्या होता है, प्लस और माइनस में आकर्षण बल लगता है। अब विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत अधिक से अधिक फैलने का प्रयास करती हैं, इसलिए समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। जैसे इनकी लंबाई हो गई, इसके लंबवत ऐसे ही ज़्यादा फैलना चाहती हैं। जैसे ऐसे है ना, तो ये ऐसे 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 ऊपर तरफ जाना चाहती हैं, ऐसे ऐसे जाना चाह रही है ना, तो ये क्या है, लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं, इसलिए प्लस वालों में प्रतिकर्षण होता है। सेम में विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। जैसे चालक कोई ले, रुक जाए यार, कचड़ मटेरियल मिटा दो में, जैसे कोई चालक ले लें तो चालक के सतह के लंबवत निकलती हैं। जैसे मान लो ये चालक तार ले लिया, तो इसका मान लो अगर यहाँ पे तुम प्लस चार्ज लोगे, नोट्स में मैंने चित्र बनाया, तो ये ऐसे एकदम इसके लंबवत जाएंगी। कैसे जाएंगी, लंबवत जाएंगे। देख रहे हो ना, लंबवत एकदम, अगर तुम सतह पर देखो 90 डिग्री बना रहा है, ये भी हो गया। अब बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती, मतलब इसको पार नहीं कर जाती हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्यों,
क्योंकि विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर गुजरती ही नहीं है। बल रेखा मीन्स आवेश यार, दिक्कत मत लेना। अब विद्युत बल रेखाओं का घनत्व जहाँ अधिक होता है वहाँ तीव्रता अधिक होती है, जहाँ घनत्व कम होता है वहाँ तीव्रता भी कम होती है। जैसे मान लो ये है यहाँ पे और ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस एरिया में, इस वाले एरिया में यहाँ घनत्व इसका क्या है, ज़्यादा है। घनत्व ज़्यादा है यानी तीव्रता भी ज़्यादा है। यस, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, सबसे मेन बात विद्युत बल रेखा असल में होती ही नहीं, काल्पनिक होती हैं, किंतु उनके द्वारा प्रदर्शित विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है। उसका मतलब एरिया बताती है कि कितने एरिया में है। तो तुम समझ गए, सिंपल सा था। कोई भी 2-3 तुम्हें याद हो बढ़िया चलेगा। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक विमीय सूत्र, मेरा फेवरेट क्वेश्चन यही होता करता है, मात्रक विमीय सूत्र, मजा आता है इसको करने में। तो विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, अभी मैंने बताया, जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। रुको पर्पल ले लेते हैं। हाँ, विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ अन्य आवेश क्या होता है, किसी बल का अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। जैसे एरिया हो गया उसका कि इस एरिया में तुम पर हम मारेंगे, जैसे कुत्तों का एरिया होता है ना। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, मेन परिभाषा ये है तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, ये एकांक धनावेश यानी ये जो Q लिखा हुआ है, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, ये जो F लिखा हुआ है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, नीचे वाले को पहले पढ़ते हैं, बट्टे के नीचे जो आते हैं उसको एकांक पढ़ते हैं। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल F विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सिंपल सा है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F बल है, Q आवेश है ना। वैसा ही मात्रक मैंने ऊपर बता दिया था, न्यूटन प्रति कूलाम, F बल का न्यूटन होता है और Q का कूलाम होता है। विमा आप बनाना जानते होगे, 12th में पढ़े होगे, 11th में पढ़े होगे। हाँ, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ऐसी सभी बल रेखाएं जो किसी सतह के अभिलंबवत गुजरती हैं, है ना, वो क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमने बताया था। अब यहाँ देखो इतनी सारी ये जो बल रेखाएं, ये इतनी सारी, ये सब इसके लंब, ये सतह थी हमारी, इसके लंबवत थी ये देखो लंबवत थी, ऐसे 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 है ना। तो ये क्या कहला जाती हैं, फ्लक्स कहला जाती करती हैं। तो क्या है परिभाषा, ऐसी सभी बल रेखाएं जो किसी सतह के लंबवत गुजरती हैं फ्लक्स कहलाती हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई फ्लक्स का संकेत होता है, ई बताता है इलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। तो फाई बराबर तीव्रता ई हो गई, क्षेत्रफल ds यानी अल्प क्षेत्रफल, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारा कोई सतह है, यहाँ पे हमने ये अल्प क्षेत्रफल इतना 4 कोने का ले लिया है। अब यहाँ से ये निकल रही है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है, और ये इसका क्षेत्र का अभिलंब कहला रहा है। ds यहाँ पे क्या है, अभिलंब, जो क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्षेत्र का अभिलंब सदिश हो गया। इधर हमारा फ्लक्स गुजरा और ये इसका इसके सापेक्ष थीटा बना, जनरली थीटा क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो अब तुम जानते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, ए बी कॉस थीटा। तो ई डी एस कॉस थीटा बन जाते हैं हमारे फ्लक्स का मेन सूत्र। बस इसी प्रकार यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कूलाम का नियम है। वाहक में एक दूसरे से 30 मीटर दूरी पर रखे, 30 मीटर दूरी यानी r बराबर 30 मीटर। अब जाहिर सी बात है मीटर हमारे सामने मात्रक नहीं, तो मीटर से सेंटीमीटर बनाते हैं। तो इसकी एक ट्रिक होती है, अगर हम छोटे से बड़ा बनाते हैं तो भाग कर देते हैं, और बड़े से छोटा बनाते गुणा करते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर में 100 का भाग दो, तो 30 बट्टे क्या हो गया यहाँ पे 100, 30 बट्टे 100 हुआ, कट के कितना आ गया 0.3 मीटर, ठीक। भाग दे दिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मेन यही है, यही भूल जाता है। रखे 2 छोटे छोटे आवेशित गोले हैं जिन पर कूलाम, एक ये Q1 मान लो और दूसरे वाले क्या मान लो, Q2 मान लो। तो उनके बीच कितना बल लगेगा, तब जाहिर सी बात है हमें Q1 Q2 दिया है और R दिया है और बल पूछा है। तो ये कौन सा सवाल हो गया, कूलाम का नियम। तो F बराबर तुम सवाल में सूत्र लगा दिए 1/4πε0 Q1 Q2/2। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ये भी रटे रहना। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ये इसका वैल्यू है ना। और इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसमें क्या है सिस्टम, सब सवाल लगाए हुए साल भर, पहले नंबर का गुणा कर देते हैं और नंबर के बाद किसका गुणा कर देते हैं, पावर वाला। तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये इससे कट जाता है। अब 10⁻⁻2 बचेगी और 10⁻⁻2 कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये सब तुम कैलकुलेशन जानते हो, यहाँ पे तुम्हारी आंसर आ जाएगा, कर लेना। प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि प्लस में आया है ऐसा नहीं है, ये दोनों प्लस में दिए हैं इसलिए आया है, ओके। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं अगले सवाल में, ये छोटा सा क्वेश्चन था, बन जाएगा। अब वैद्युत विद्युत किसे कहते हैं, अक्षीय और निरक्षीय। अब हम आ चुके हैं 5 नंबर में।
रिवीजन करा रहा हूँ तुम्हारा, इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ऐसे दो समान किंतु विपरीत आवेश, यदि दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत निकट रखे हों। जैसे यहाँ पे देखो दो समान, यानी प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू, यानी दोनों समान है किंतु विपरीत हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। अगर ये 5 कूलाम का है तो ये भी 5 कूलाम का। फर्क ये है ये +5 होगा और ये -5 होगा। सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसी निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये जो निकाय होता करता है इसको क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। रुको ग्रीन कलर लिया जाए। अब क्या करना है हमें? अब हमें इसकी दो अक्षों के सापेक्ष तीव्रता लानी है, अक्षीय और निरक्षीय। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? चलो अक्षीय VIP, ये नोट्स से है पूरा। तो यहाँ पे हमने जब कोई बिंदु द्विध्रुव की बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित, ये द्विध्रुव है बढ़ाई गई अक्ष पर। द्विध्रुव क्या होता है? देखो बीच में एक बिंदु O मान लिया है, इसे आवेश मत समझना। ये हमारा एक आवेश ये रहा और एक आवेश ये रहा, ठीक है। एक प्लस के माइनस क्यू, एक को पॉइंट नाम A दे दिया, दूसरे को B दे दिया, और इसकी कुल लंबाई 2L होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या है? L है, यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या है? एक और L है, तो कुल लंबाई क्या हो जाती करती है? 2L हो जाती करती, ठीक है। डिजिटल बोर्ड होता तो मज़ा ही आ जाता। अब इसके बाद हम बोल रहे हैं कि इसकी अक्ष से बढ़ाई गई अक्ष पे हम देख रहे हैं कि एक हमें नया बिंदु दिख रहा है, बिंदु P। बिंदु क्या दिख रहा है? P, जिस पर एकांक धनावेश की कल्पना कर ली। तो यहाँ पे लिखे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है और प्लस के माइनस के आवेशों से मिलकर बना, ये लाइन सब में लिखते हैं, और इसकी लंबाई 2L है ना, सब में लिखते हैं। अब इसके मध्य बिंदु O से, ये रहा मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई अन्य बिंदु P, यहाँ से देखो यहाँ तक ये बिंदु P दिखा, बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर यदि एकांक आवेश की कल्पना करें, एकांक ये देखो +1 दिख रहा है, एक अंक का मान लिया है, तो अब हमें तीव्रता लगानी है। तीव्रता का सूत्र जानते हो क्या होता है? तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E = 1/4 Q/r² होता है। R यहाँ दूरी होती करती है, तो एक बार हम +Q आवेश के कारण तीव्रता लेते हैं, फिर -Q के कारण तीव्रता लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले +Q के कारण लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो +Q के कारण तीव्रता यानी इस वाले कारण तीव्रता यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R है, तो L + R बन गया, तो L + R का होल स्क्वायर, ठीक है। अब -Q के कारण ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q/R - L का होल स्क्वायर। ये -Q के कारण आ गया E2 तो ये आ गया E2 ठीक है। अब तुम जानते हो यहाँ पे R - L क्यों आएगा? क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब लेंगे तो इतना तो हमें पता है, इतना नहीं पता है। यहाँ से यहाँ तक पता है, रुको ब्लैक कलर ले लो, ठीक है। तो इतनी हम जानते हैं, इतनी तो L है, इतनी क्या है? L है, और इतनी यहाँ से यहाँ तक R है, तो R में L को क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो इतनी दूरी आ गई R - L, ठीक। R - L समझ में आ रहा होगा तो वीडियो लाइक कर देना यार, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो ये आ गया E2। अब हम जानते हैं E2 बड़ा है, E2 ये देखो ना, E2 का कॉन्सेप्ट समझो। E2 क्यों बड़ा है? E2 क्यों बड़ा है? E2 क्यों बड़ा है? E2 इसलिए बड़ा है क्योंकि देखो ये वाला इसके ज़्यादा पास है, तो ये इस पर क्या करेगा? ज़्यादा बल लगाएगा, तो ज़्यादा तीव्रता किसकी होगी? E2 की होगी। और ये वाला क्या है? दूर है, तो इसका इस पर कम बल लगेगा, है ना। हाँ, तो इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो E = हम परिणामी तीव्रता लाएंगे तो E2 - E1 E2 का वैल्यू रख दिया, E1 का वैल्यू रख दिया। हम इन दोनों में हमने देखा कि 1/4πε0 और Q जो था दोनों में था, 1/4 Q कॉमन आ गया। इसके बाद यहाँ पे जब सब कॉमन चला गया 1 बचा, यहाँ भी बचा। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम का फंडा क्या होता है? इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, और इसका इंटू इधर। इसका इंटू इधर हो गया R + L का होल स्क्वायर, माइनस है R - L का होल स्क्वायर, और अपॉन में इन दोनों का इंटू हो गया। इन दोनों के इंटू का मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। ये कहाँ से आ गया? देखो A - B A + B यानी A² - B², याद आया? ऐसे आया। A + B का होल स्क्वायर खोल दिया, A - B का होल स्क्वायर खोल दिया, और माइनस का गुणा भी कर दिया। ये दोनों प्लस में आए थे, फिर माइनस में हो गया तो प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो R² L² क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब L² बोला है अत्यंत छोटी राशि है, लेस देन R, बहुत छोटी राशि, इसलिए इसकी उपेक्षा कर दिया। L² स्वाहा हो गया, तो नीचे देखो R² बस बचा, ये गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो R² का स्क्वायर क्या आ गया? R⁴, और यहाँ पे 2 QL यहाँ पे है और 2 QL यहाँ पे, तो 2 कितने QL आ गए? 4 QL आ गए, बस। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 × Q × L आ गया। R से एक और R कट गया, R से एक R कट गया, क्यूब बचा, नीचे देखो R³ है, ठीक है। 4 QL, अब 4 QL को हमने लिख दिया 2 × 2 QL। और 2 QL क्यों लिख दिया? क्योंकि ये वेक्टर P का एक सूत्र होता है जिससे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, ओके। तो इक्वल आ गया 1/4πε0 2P/R³। ये कौन सी स्थिति में आई है? अक्षीय स्थिति में। अब आते हैं हम निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में भी कुछ यही फंडा है भाई।
निरक्षीय स्थिति में क्या बोलते हैं, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव की अक्ष की लंबार्धक रेखा पर स्थित है। जैसे यहाँ पे ये चित्र में देखो, ये हमारे द्विध्रुव हो गया, इसकी लंबार्धक रेखा ये ऐसे खींचते थे ना 10th क्लास में, उस रेखा पर ये बिंदु P हमारा स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि देखो इसके कारण ए प्लस क्यू के कारण इस पर बल लगेगा, तो जब प्लस क्यू यानी इसमें भी प्लस, तो इसको धक्का मारेगा यानी E2 किधर लगेगा, E1 किधर लगेगा, दूर। अब ये माइनस क्यू है और ये +1 है, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर इधर की ओर बल लगेगा, तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर। कुछ देर पहले बताया था जब दो दिशाओं में बल लगता है तो उसका परिणामी बल किधर लगता है, उसके बीचों बीच लगता है। तो परिणामी बल निकाला तो हम जान गए, तो परिणामी तीव्रता इधर से आएगी। अब आता है वियोजन भी करना पड़ता है, तो वियोजन करने के लिए हम जान गए क्या करना है, सदिश वियोजन, जैसे 11th में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ एक एंगल हमने थीटा मान लिया, तो यहाँ भी हमने एक एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, चित्र में दिख रहा होगा, PDF भी प्रिंट कराया होगा, सामने देख लेना। तो इन दोनों में हमने थीटा मान लिया। अब थीटा से जुड़ी भुजा में कॉस थीटा होता है और थीटा से अलग भुजा में साइन थीटा होता है, तो दोनों का वियोजन कर दिया गया है। अब वियोजन करने के बाद क्या हुआ, इधर साइड हमने देखा ये ऊपर भी खींच रहा है, नीचे भी खींच रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो किसी चीज़ को दो लोग एक ही जगह से खींचोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगी, दोनों समान बल लगाओगे। लेकिन अगर एक ही गाड़ी को दोनों लोग धक्का मारो, जैसे मान लो कोई गाड़ी है, अब ये गाड़ी को तुम इधर से धक्का मार रहे हो, तुम इधर से धक्का मार रहे हो, दोनों समान पावर के आदमी हो, तो क्या ये गाड़ी कहीं जाएगी, नहीं जाएगी। लेकिन अब मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, तुम भी इधर से इसको धक्का मारो और तुम भी इधर से ही धक्का मारो, तो ये गाड़ी इधर जाएगी कि नहीं, बिल्कुल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं E2 भी इधर ही धक्का मार रहा है, E1 भी इधर ही धक्का मार रहा है, दोनों इधर धक्का मारे, तो परिणामी तीव्रता किधर आएगी हमारी, E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। समझ गए, ये H फंडा इधर लगेगा। अब बात आती है दूरी वाला सूत्र कैसे लगाना है, तो दूरी वाला सूत्र लगाने के लिए देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि प्लस क्यू माइनस का अवशेष मिलकर बना है, इसकी लंबाई 12 है, जो कि वहाँ भी लिखे थे। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ पे हम R दूरी भी लेते करते हैं, R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर निरक्षीय स्थिति में हमें तीव्रता ज्ञात करनी। ओके, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, बिंदु P पर एकांक आवेश की कल्पना करें तो क्या होगा, E1 बराबर ये बनेगा, देखो 1/4 Q/r²+L²। ये कैसे आ गया, ओ माय गॉड। तो हम जानते हैं कि हमें आवेशों से दूरी चाहिए होती करती है, तो चित्र मिटा दूँ मैं थोड़ा। तो जब दूरी लेते करते हैं तो ये देखो यहाँ पे ये तुम्हें ये दिख रहा है, ठीक है, √r² + a²। ये कहाँ से आया भाई, ये तुम्हारा R था और ये तुम्हारा L था, और तुम्हें ये एक समकोण त्रिभुज दिखा। समकोण त्रिभुज में तुमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो यहाँ पे √r² + L² आया। हाँ, तो √r² + L², तो यहाँ पे रखा गया √r² + L² का होल स्क्वायर, और अंडर और स्क्वायर तुम जानते क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो इस प्रकार यहाँ पे ये चीज़ आ गई। ओके, कोई डाउट हो कमेंट कर देना, तुरंत रिप्लाई मिलता है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 आया। अब तुम जानते हो -q के कारण भी सेम दूरी आएगी, क्योंकि ये अगर ये है तो ये भी यही वैल्यू ये होगा, तो दोनों सेम आ गए। दोनों सेम आ गए तो हमने बोला अलग अलग का है, दोनों को क्या मान लो, ई मान लो, काम खत्म। अब इन दोनों में हम देखते हैं दो घटक थे हमारे पास, एक ऊर्ध्वाधर घटक था और एक क्षैतिज घटक था। दोनों को चित्र में दिखाता हूँ, रुको हरा कलर ले लो यार, मस्त लगेगा। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक यानी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे, और क्षैतिज घटक कौन से हैं, E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, है ना। ये दोनों साइन थीटा थी, ये दोनों cos थीटा थे। तो यहाँ पे हमने बोल दिया ऊर्ध्वाधर घटक का बीज योग करते हैं तो E = 0 मिलता है। जाहिर सी बात है, बताया ना, गाड़ी को दोनों एक ही दिशा में टक्कर मारोगे तब जाएगी, अलग अलग दिशा में थोड़ी होगा। फिर क्षैतिज घटक में हमने जोड़ दिया तो E = 2E cos थीटा बना, 2E cos थीटा बन गया। क्यों, क्योंकि E1 था E2 था, E1 E2 को हमने क्या मान लिया, E मान लिया, तो दोनों जुड़ के 2E cos थीटा बन गए। अब इसको 2E cos थीटा बन गया, और E का वैल्यू हदो निकालो यार, E1 E2 कुछ भी उठा के यहाँ पटक दो यार। तो 1/4 Q/r² + L²। cos थीटा कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज AOP में AOP, तो AOP में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे cos थीटा लगाएंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है L, कर्ण क्या है √r² + L²। तो यहाँ cos थीटा बराबर आ गया L/√r² + L², जो कि यहाँ पे आपने रखा है। कलर चेंज गाइस, हाँ। अब यहाँ पे हमने इंटू कर दिया, देखो 2 हमारे यहाँ पे आएगा, 2 ये रहा, QL हमारा ये रहा, तो 2QL तो यहाँ पे आ गया, 4πε0 ये यहाँ पे आ गया, और इसका इसमें इंटू कर रहे हैं तो ये देखो एक बार लिखा एक बार लिखा। अब तुम जानती हो इसकी पावर यहाँ पे 1 होगी, और इस पूरे को अंडर रूट को हम पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/2, अंडर रूट का पावर में 1/2 लिखते हैं ना।
तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर का एल स्क्वायर को तो हम पहले में उड़ा देंगे, एल स्क्वायर को क्या कर देंगे पहले ने यहाँ से उड़ा देंगे, तो काम खत्म, इसको यहाँ से काम खत्म कर दिया। तो ये देखो अंडर रूट और स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो आर बचेगा और आर स्क्वायर है और आर बचा है, और 2 QL कैन बी रिटेन पी, तो यहाँ पे पी लिख दिया है, अच्छे से बना दो यार, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ जो कि हमारा क्या है, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। पसंद आ रहा है वीडियो लाइक कर दो, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार हमारी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता हो गई कंप्लीट। अब आते हैं हम गॉस के प्रमेय में, जो कि कन्फर्म रहता है पेपर में आना। जितने क्वेश्चन है महा मोस्ट हैं यार, हो सकता है सब आ जाए, हो सकता है कम क्वेश्चन आए, और कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं कह सकता, इसलिए मैं अपने आप को सेफ जोन में रखते हुए यही कह रहा हूँ, पूरा पढ़ डालो, बात खत्म। ये मत सोचो कितना आएगा कितना नहीं आएगा, जो फेल होने वाले हो पास हो जाओगे, और अगर पढ़ने वाले हो तो नोट्स से ही पढ़े रहना। गॉस प्रमेय देखते हैं। तो गॉस प्रमेय क्या है, सबसे सुंदर प्रमेय है, बुक से मस्त रहता है, नोट्स से पढ़ लो, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बंद पृष्ठ लेते हैं और उससे गुजरने वाले फ्लक्स का, उससे गुजरने वाला फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फ्लक्स हमने बोल दिया, ये जो फ्लक्स होता है उसके अंदर जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे हमने कोई ले लिया, इसको तुम गोल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम इसे गोल बना देना, जलेबी, हाँ गोल बना देना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ये देखो, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो +Q चार्ज यहाँ पे है, +Q चार्ज से r दूरी पर हमें एक अल्प क्षेत्रफल ले रहे हैं। अल्प क्षेत्रफल यानी ये जो ds बोल रहे हैं यहाँ पे, ये ds यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो अल्प क्षेत्रफल ले रहे हैं, और जानते हो कि दोनों एक ही दिशा में निकल रहे हैं। यहाँ थीटा 0 है, बस वो दिखा नहीं रहे हैं, थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, अधिकतम ले रहे हैं ना, पूरा एकदम लंबवत फ्लक्स निकलेगा। और जब लंबवत फ्लक्स निकलेगा तो अभिलंब पर उसका बना कोण कितना होगा, 0 डिग्री ना होगा। जैसे सतह है, इसके लंबवत फ्लक्स भी गुजर रहा है, इसका अभिलंब भी 90 डिग्री है, तो इसमें cos थीटा कितना बनेगा, cos 0 बनेगा, एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध करने के लिए फ्लक्स की परिभाषा से क्या लिख देते हैं हम, डी फाई, अल्प क्षेत्रफल इतने क्षेत्रफल का ले रहे हैं तो क्या कर देंगे, अल्प वाला सूत्र भी लगा देंगे, अल्प सूत्र यानी डी लग जाएगा, तो डी फाई इक्वल टू बनता है EDS cos थीटा। सूत्र फ्लक्स वाला देख लो कॉपी में अपने, थीटा की जगह 0 आ गया क्योंकि मैंने बता दिया लंबवत निकलता है, तो ये आ गया डी फाई इक्वल टू EDS। अब यस ई का यहाँ पे सूत्र रखना है, ई का सूत्र क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², क्योंकि यहाँ पे आवेश Q है और दूरी जो है r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है r है, दिख रही है। अब इसके बाद यहाँ का जो d है, d का पक्षांतरण हो जाएगा उधर साइड से, क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, जानते हो ट्रिक होती है, ठीक है। अवकलन का पक्षांतरण समाकलन, तो समाकलन कर दिया। अभी ये जो इतना सारा मटेरियल यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये इतना सारा, ये इसका थोड़ी होगा क्योंकि s के सापेक्ष हो रहा है तो ऑब्वियसली s का होगा, तो ये पूरा कहाँ जाएगा समाकलन के बाहर, ये तुम्हें दिख रहा है, अंदर बचा सिर्फ समाकलन ds। अब सांप ने डंडे को मार दिया, डंडे ने सांप को मार दिया, तो यस हमारा बचा। इस प्रकार हमारा आ गया फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू s। और s क्या है हमने बताया, यहाँ पे तुम्हें अल्प क्षेत्रफल किसका ले रहे थे, गोले का ले रहे थे, और मैंने तुम्हें ये भी बताया कि चित्र मैंने गलत कर दिया, तुम गोला बनाना है, गोला क्या बनाना है, गोला। तो जब गोला बना दोगे तो यहाँ तुम्हें क्या लिख देना, गोले का क्षेत्रफल होता है, ये रहा गोले का क्षेत्रफल, ओके। बस रख दिया तुमने 4πr² से, देखो 4π और r² कट गया, जो बचा वही तुम्हारा क्या है, बल्ले बल्ले। इससे अच्छा गॉस प्रमेय तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा गॉस प्रमेय है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता करता है, बहुत ही सिंपल। अब आ जाओ गॉस के नियम से कूलाम का नियम सिद्ध करना है। यहाँ भी गोला लेना है, यही सेम चित्र यहाँ भी बना देना, ठीक है। ऊपर वाले में यहाँ पे गोला लिया हमने, +Q लिया है, r दूरी पर हमने बिंदु 1 ले लिया, यहाँ से ये E और ds बना हुआ है, एक अन्य चार्ज Q0 लिया है। तो यहाँ पे बोल दिया माना बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, यदि बिंदु O से r त्रिज्या के गोले की कल्पना करें तो काल्पनिक गोला विद्युत क्षेत्र का काम करता है। ये जो गोला है ये वाला r त्रिज्या वाला, इसको क्या बोल रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र, ये Q का क्षेत्र बता रहा है कि Q का क्षेत्र कहाँ तक है। तो हमें फिर से वही संपूर्ण फ्लक्स का सूत्र लगाना है, फाई इक्वल टू EDS लगाया, ds में EDS बन गया ये 0, ठीक है। ये सब में करना होता था, ठीक। इसका अवकलन होता था ना यहाँ पे, तो अवकलन को पहले इधर से ट्रांसफर करके समाकलन में लगा दिया, फिर E बन गया और ds का समाकलन s हो जाता है। E का वैल्यू नहीं रखें, जैसे गॉस प्रमेय में किए थे, देखो गॉस प्रमेय में यहीं पे E का वैल्यू रख दिए थे, ये जो रख दिए थे E का वैल्यू ही तो रख दिए थे, तो E का वैल्यू यहाँ पे अभी नहीं रखा है, बाकी सबसे में ES बना है। s का वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पे 4πr², क्योंकि ये एक गोला है ना, गोला, हाँ
तो जो गोला होता करता है वहाँ पे हाँ 4πr² होता है। अब यहाँ पे गॉस प्रमेय से लगाना है, फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू। गॉस प्रमेय हम जानते हैं, तो ये वाला समीकरण 1 दिख रहा है, ये वाला समीकरण 2 दिख रहा है, और दोनों में फाई सेम हो गया। तो इसके इक्वल में ये हो जाएगा, इसके इक्वल में देखो ये हो गया। अब हम देख रहे हैं हमें ई का वैल्यू चाहिए थी, ई का वैल्यू तो 4π यहाँ पे आ गया तो चपक गया इसमें, और r² आया तो यहाँ पे चपक गया इसके में अपॉन r²। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिल गई, यहाँ पे ये चीज़ मिल गई। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, आ गई, सिद्ध हो गई। अब यहीं पे हम जानते हैं एक अन्य आवेश Q0 है, हमने बोला नहीं, यहाँ पे चित्र में देखो एक अन्य आवेश क्या दिख रहा है Q0। तो जो Q0 दिख रहा है तो उस पर लगने वाला बल हम ये जानते हैं इक्वल टू F/Q, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो ये इक्वल टू F/Q0। तो यहाँ पे जो था, अगर तुम देखो तो इसको अगर तुम रख दो, F का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, E इंटू F का मान लो, यहाँ से F का मान लो, F का मान लो, F का मान कितना आ जाएगा, F का मान कितना आ जाएगा, F का मान आ जाएगा E इंटू Q0 आएगा। अब E का वैल्यू अगर तुम रख दो, E का वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 Q/r², इतना वैल्यू तुमने E का रखा, और ये बगल में Q0 है तो बगल में Q0 आ गया। इस प्रकार ये क्या हो गया सिद्ध, कि क्या सिद्ध हो गया, रुको, कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और ये बल है, यही क्या है, कूलाम का नियम। तो सिद्ध हो गया, बहुत ही सिंपल सा होता करता है, यहाँ तक सब में सेम करना होता करता है। ओके, अब आता करता है कि एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर बाहर अंदर तीनों सतह पे, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। तो ये एक समान कवच वाला है। देखो सबसे पहले एक गोला ले लिया जिसका केंद्र है त्रिज्या बड़ी R, और बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बाहर एक बिंदु P ले लिया। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल A है और Q आवेश है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व तीनों पढ़े हो। ठीक है, यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व ले रहा है, आगे देखना क्या क्या लगाता है। तो ये सिग्मा इक्वल टू होता करता है Q/A, तो Q का वैल्यू ला दो सिग्मा इंटू A। अब ये जानते हो तुम क्या है, गोला है, बाद में पता चलेगा। ठीक है, गोला है ना, हाँ गोला है। अब यहाँ पे हम जानते हैं बिंदु P जो है 3 स्थितियों में हो सकता है। कैसे कैसे, गोले के बाहर हो सकता है, गोले की सतह पर हो सकता है, गोले के अंदर, शायद आ जाए, कंफर्म नहीं इसका आना। तो मान लिया पहली कंडीशन, जब बिंदु P कवच के बाहर हो, तो बाहर होगा तो केंद्र से r दूरी पर होगा, बताया मैंने। बिंदु P पर r त्रिज्या से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ये बनेगा, फिर ds बनेगा। अब हम जानते हैं समाकलन हो जाएगा, s बचेगा तो s का गोला है तो गोले का सूत्र ये बनेगा। अभी वहाँ तक ये भी किए थे, देखो सेम उसी तरह करेंगे जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ तक किए थे, फिर गॉस प्रमेय लगाए थे, फिर दोनों की इक्वल कर दिए थे ना, सेम यहाँ भी करेंगे। देखो यहाँ तक किए हैं, फाई बराबर E इंटू एस बना है, फिर इसके बाद गॉस प्रमेय लगाए हैं और इन दोनों की इक्वल कर दिए हैं। अब यहाँ से E का वैल्यू लाएं, तो E का वैल्यू ये पूरा इंटू में है, इंटू में इधर आया, डिवाइड में हो गया। अब यहाँ Q आ रहा है तो Q का वैल्यू रख दो, Q का वैल्यू यहाँ पे देखो अभी निकालें, ये देखो Q का वैल्यू निकालें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, तो Q का वैल्यू यहाँ पे रख दिया सिग्मा इंटू ए, कहाँ गया, सिग्मा इंटू ए रख दिया। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो A है, A क्या है, गोले का क्षेत्रफल। तो गोला असल में क्या है, गोला असल में इतना ही है, गोला ये जो बड़ी वाली R त्रिज्या यही गोला है, और वहाँ तक तो हम मान आ रहे थे स्मॉल r तक। तो गोले का क्षेत्रफल क्या बनेगा, 4π कैपिटल R², 4π कैपिटल R², ये बना गोले का क्षेत्रफल। अब 4π से 4π कट गया तो ये बन गया सिग्मा r²/ε0 स्मॉल r²। ये क्या है, यदि बिंदु P कवच के बाहर हो तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कवच पर हो तो कवच पर होगा, देखो तो ये जो r दूरी है, एक सेकंड, ये जो r दूरी है, ये वाली जो r दूरी है बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है, ये यहीं पे आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। तो ये जो स्मॉल r है इसका मान कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जब स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तो इस वाले सूत्र में देखो स्मॉल r कैपिटल R रख दिया, r से r कट जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। और कवच के अंदर हो तो E का मान 0 होता है, 3-4 बार बता चुका आज ही। क्या है, क्योंकि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से पाया जाता है। जैसे गोले में करंट दिया हो तो ये गोले की सतह पर ही है, गोले के अंदर थोड़ी घुस गया, फ्लक्स आर पार नहीं होता। अतः आंतरिक सतह पर आवेश 0 होता है, इसलिए तीव्रता भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मस्त क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए थोड़ा समय लेके बैठें। और हाँ, कन्फर्म है तुम्हारा नंबर अच्छा आएगा, एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा, और क्या चाहिए। और एग्जाम में फिजिक्स में एक ही दिन की छुट्टी है, तो अभी 2-3 दिन में वीडियोस देख लेना।
हाँ, तो एक समान, और कभी भी देखोगे तुम्हारे काम आएगा, अगले साल वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो एक समान आवेशित अनंत समांतर चादर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें लानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चादर ले ली PQRS, और इसके इधर साइड यहाँ पे प्लस 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 दिख रहा है, और ये फ्लक्स आ रहे हैं और बीचों बीच फाड़ के गुजर रहे हैं, ठीक है। लंबवत गुजरते जानते हो, और तुम जानते हो PQRS कोई अनंत आवेश की चादर है जिसका एक क्षेत्रफल है और Q आवेश है। अब तुम जानते हो पृष्ठ में फैल रहा है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व लगाओगे, रेखा में फैलता है रेखीय आवेश घनत्व लगाते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू Q पाने ऊपर भी लगाया था, सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया, Q इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू है। अब आवेशी चालक की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स EA होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी तक हमने सिद्ध किया है, अभी तक हमने क्या सिद्ध किया है, ES फाई बराबर क्या आता था, तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। और अगर तुम्हें मैं वो वाला सूत्र दिखाऊँ, कौन सा सूत्र, ये वाला सूत्र जो कि मेन सूत्र है, रुको रुको रुको, हाँ देखो, विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या दिख रहा है तुम्हें, तीव्रता गुणे क्षेत्रफल, तीव्रता गुणे क्षेत्रफल, ये फ्लक्स का सूत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे हम नीचे 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 नीचे, हाँ आगे 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 आगे, हाँ यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीव्रता E है, क्षेत्रफल A है, तीव्रता गुणे क्षेत्रफल हमारा क्या बन जाता है, E इंटू A, याद रहेगा। तो E इंटू A यहाँ पे बन चुका है हमारा, चलो तो E इंटू A यहाँ पे हमारा एक तरफ का है, लेकिन हम चादर में जानते हैं दो तरफ होता है, एक इधर वाली परत, एक इसके पीछे वाली परत, ठीक है। तो दो परत हो जाएगी। तो यहाँ जानते हैं चादर की दोनों सतहों से गुजरने वाला फ्लक्स, दोनों सतहें, तो फाई इक्वल टू EA प्लस EA, यानी क्या आ गया, फाई इक्वल टू 2E, समीकरण नंबर 2 मान लो, क्योंकि समीकरण 1 तुमने इसको मान रखा है। अब यहाँ पे हम जानते हैं गॉस प्रमेय होता ही है, सब में लगाए हैं, पहले हम फ्लक्स निकाल देते, फिर गॉस प्रमेय निकाल देते, फिर एक व दो को बराबर कर देते थे, और फिर यहाँ से E का मान लाया तो ये गुणा में था 2A, यहाँ गया भाग में हो गया। अब Q का मान भी रख दिया, Q का मान ये देखो एप्सिलॉन A सिग्मा इंटू A है, तो सिग्मा इंटू A रख दिया, A से A निपट गया, काम खत्म, ये आ गया हमारा तीव्रता, ठीक। तो इस प्रकार हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा करा दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा वाला PDF, इसमें देखो फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। आपने 6 पेज पढ़ लिया है और आपको लगे हैं कम से कम 40 मिनट, ओके। तो 40 मिनट में एक चैप्टर हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। फिजिक्स है बड़ा सब्जेक्ट होता है। अब आ चुके हैं हम चैप्टर 2 में, चैप्टर 1 और 2 मिला के नंबर आएगा। तो आ जाओ चैप्टर नंबर 2 में। तो इसमें हम देख रहे हैं कि चैप्टर 2 का नाम विद्युत धारिता में विभव है। तो अब आ चुके हैं अध्याय 2 में। तो यार ऑब्जेक्टिव तुम देख लेना, सिंपल से ऑब्जेक्टिव हैं, सब बन जाएंगे, ठीक है। इसमें ये वाले क्वेश्चन जो हैं कन्फर्म वाले हैं, ये तीनों समझ लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखो ये कन्फ्यूज करने वाला है। प्लेटों की बीच की दूरी, किसके समांतर प्लेट संधारित्र की, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होता है, उसकी धारिता घटती है। भाई दूरी बढ़ा दोगे तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और वायु के स्थान पर कागज अभ्रक कुछ भी भर दोगे तो क्या हो जाएगा, धारिता बढ़ती है, याद रखना है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। अब आता है सबसे और हाँ ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूज है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। भाई ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ना कि उसका आवेश का या फिर शक्ति का। हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, याद रखने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ यानी सम यानी बराबर, विभव यानी विभव, पृष्ठ यानी सतह। तो ऐसी सतह जहाँ का विभव क्या होता है, हर जगह समान होता है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदुपथ भी समविभव पृष्ठ कहलाता है। दो परिभाषा दी है। इसकी विशेषता, कंफर्म क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्ट किया तो हम दूसरा पार्ट हटाएंगे, ये भी याद रखना। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, पहला पॉइंट। अब एकांक धनावेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि विभव 0 हो जाएगा ना। जब दोनों तरह का बराबर विभव तो माइनस करोगे 0 आ जाएगा। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती हैं, एकदम लंबवत नहीं रहती, थोड़ा सा 90 डिग्री झुकी रहती करती हैं, जैसे ऊपर ऑब्जेक्टिव था। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। क्यों, क्योंकि उसकी सतह पर जैसे ही करंट छुआते हैं तो पूरे में फैल जाता रहता है। अब दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि भाई करंट ब्लास्ट हो जाएगा। 2 पीफैरड, प्रश्न गलत है, माइक्रोफैरड है। हाँ 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं समांतर क्रम में, तो जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता बताओ। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, C1 + C2 + C3, उल्टा होता करता है। तो जोड़ दिया 2 3 4 माइक्रोफैरड थे, 9 माइक्रोफैरड खत्म।
आता है अच्छा क्वेश्चन। किसी चालक की धारिता कौन कौन से कारक को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 कारक हैं, चालक का आकार, अन्य चालक की उपस्थिति और चालक के चारों ओर का माध्यम। बहुत फालतू क्वेश्चन है, बहुत फालतू क्वेश्चन है। तो चालक का आकार बढ़ाने पर विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। भाई चालक का आकार, मान लो तुम्हारा छोटा सा ग्लास लियो, उसमें ज़्यादा पानी आएगा कि एक बड़ा सा गंजा ले लोगे उसमें ज़्यादा पानी आएगा। जाहिर सी बात है आकार बढ़ाओगे तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। अब अन्य चालक की स्थिति से उसका विभव घट जाता है, धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। अब चारों ओर वायु के स्थान पर परावैद्युत माध्यम कुचालक माध्यम की उपस्थिति से भी धारिता के गुनी हो जाती है, अर्थात धारिता बढ़ जाती है। तो याद ये रखना है कि चालक का आकार आवेश चालक के आवेशी चालक समीप अन्य चालक या फिर कौन अन्य माध्यम रख दो, धारिता बढ़ जाती है, खत्म। दीर्घ उत्तर में आ जाओ, मस्त क्वेश्चन है ये वाला, सबसे मस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो आवेशी चालक हैं C1 और C2, उनकी धारिता है V1 और V2 उनके विभव हैं। तो तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो उनका आवेश ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है और संयोजन में ऊर्जा की हानि ज्ञात करनी है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको करने में ही 20 मिनट लग जाते हैं, तो पेपर में आएगा तो मत करना। तो यहाँ पे आवेशों का पुनर्वितरण हेडिंग का नाम है। तो दो चालक मान लिए A और B, ये तुम्हें दिख रहा है A, ये तुम्हें दिख रहा है B, इनकी धारिताएं क्रम से C1 C2 हैं, इनके आवेश क्रम से Q1 Q2 हैं, इनके विभव क्रम से V1 V2 हैं। तो हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, C=Q/V, बहुत बड़ा सूत्र है, C=Q/V। और इस सूत्र से अगर हम बात करें, रुक जाओ कलर चेंज कर दें, येलो दिखेगा, हाँ दिखता है। तो C=Q बनने से क्यों निकालो, तो C इंटू भी आएगा, इंटू हो जाएगा ना CB। तो पहले वाले के लिए Q1=C1V1, दूसरे वाले के लिए Q2=C2V2। अब ये जोड़ने के पहले की बात हो रही है, ये कब की बात हो रही है, जोड़ने के पहले, अभी जोड़े नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को तार द्वारा जोड़ देना है। तार द्वारा जोड़ देंगे तो इनका जो विभव होगा बराबर हो जाएगा। विभव यानी पानी की ऊंचाई। जैसे मान लो एक ये बर्तन हो गया और एक ये बर्तन हो गया, ठीक है। इसमें यहाँ तक पानी फुल है, इसमें यहाँ तक पानी फुल है। अब हम कोई इनके बीच सिस्टम लगा के ये यहाँ पे एक पाइप फिट कर दें और इनको जोड़ दें, तो इनका पानी बराबर लेवल में आ जाएगा कि नहीं, ये भी इतने लेवल में आ जाएगी, ये भी इतने लेवल में, इसका घटेगा तो इसका बढ़ेगा। तो जब दो पदार्थों को, दो धातुओं को, दो चालकों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो उनका विभव क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। तो V1 V2 से क्या हो गया, यहाँ दोनों का विभव V हो गया, Q1 Q2 अभी आवेश अलग ही है, ठीक है। यहाँ पे बोला चूंकि दो चालकों को जोड़ने पर आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव, जिधर अधिक भरा है उधर से किधर की ओर होता है, जिधर कम भरा है की ओर होता है, आता है, तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर नहीं हो जाता करता। यह विभव उभयनिष्ठ विभव भी कहलाता है। मेन चीज़ यही आती, जब इकट्ठा ट्रांसफर हो जाएगा तो उभयनिष्ठ विभव क्या कहलाया जाएगा, भी। अब जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q=Q1+Q2 और कुल धारिता C=C1+C2। भाई दोनों यहाँ पे जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए, तो कुल आवेश Q=Q1+Q2, कुल धारिता C=C1+C2 दोनों की। तो उभयनिष्ठ विभव, तो V क्या बनेगा, Q/C। जैसे यहाँ पे एक सूत्र देखे C=Q/V, C=Q/V था, तो इसमें क्या देख रहे हो, अगर तुम V को इधर ला दो, C को इधर ला दो, तो क्या बन जाएगा, V=Q/C बन जाएगा। तो यहाँ पे वही तो लगा हुआ है, तो V=Q/C। तो Q का मान ये रहा Q1 Q2 और C का मान रहेगा C1 C2, Q1 Q2 C1 C2। अब Q1 Q2 का मान हम अभी निकालें, यहाँ पे ऊपर देखो ये मान निकालें Q1 Q2 का, तो Q1 Q2 का मान यहाँ पे रख दिया C1 V1 + C2 V2 / C1 + C2। ये किसका आंसर आ गया, उभयनिष्ठ विभव का। तो उभयनिष्ठ विभव हमने ला दिया। अब बोल रहा था प्रश्न में ऊर्जा की हानि बताओ, यहाँ पे आवेश ये रहा तुम्हारा, उभयनिष्ठ विभव नीचे ला दिए, अब ऊर्जा की हानि लानी है। तो ऊर्जा की हानि के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा ऊर्जा की हानि आखिर होता क्या है। तो जब दो विलगित आवेश यानी आइसोलेटेड चालकों को परस्पर एक सुचालक तार से जोड़ दिया तो उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होता है। इस क्रिया में कुछ कार्य होता है, अब इधर उधर जाएगा, जायज बात, कुछ कार्य होंगे तो उनकी स्थिति ऊर्जा में कमी आ जाती है। अब कार्य होगा तो कमी आएगी ना, क्योंकि वो खर्च हो जाती है। ऊर्जा में कमी चालकों को जोड़ने पर चिंगारी निकली होगी, प्रकाश भी निकला होगा, चिंगारी निकली तो ऊष्मा गर्म भी हो जाते करते हैं और आवाज़ में निकलेगी ऐसी टाइप की आज के रूप में हो जाती करती है। तो माना द्विविलगित निकाय AB हैं, धारिता C1 C2 हैं, चालकों के आवेश K1 Q2 और विभव V1 V2 वही लिख देना है। जोड़ने के पहले स्थिति जो ऊर्जा ये दोनों हो गई है ना, 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। कुल ऊर्जा क्या हो गई, U1 = 1/C1 V1 स्क्वायर + C2 V2 स्क्वायर। ये संधारित्र की स्थिति ऊर्जा वाला टॉपिक है, पढ़े होगे, बुक में दिया होगा
है ना। गतिज ऊर्जा का सूत्र समझ लेना। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये होता कहते हैं 1/2 CV²। फिर जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये सूत्र यही लगेगा 1/2 C का मान क्या हो जाएगा C1 + C2 और B का मान क्या है जो अभी हमने निकाला, ये देखो अभी निकाला है ना ये वाला, तो ये B का मान वहाँ पे रखा जाएगा। तो ये B का मान रख दिया। अब हम देखते हैं C1 C2 यहाँ है और नीचे C1 C2 का होल स्क्वायर है, तो एक से एक कट जाएगा, तो एक बचेगा। इसके बाद हमें ऊर्जा में हानि लानी है, तो ऊर्जा में हानि यानी पहले की ऊर्जा ज़्यादा रही होगी, अब की ऊर्जा कम हो चुकी है ना। जैसे हम खाना खा के मस्त लेटे थे हमारे पास ज़्यादा ऊर्जा थी, फिर हम दौड़ के आए तो हम हाँफने लगे तो हमारी ऊर्जा कम हो गई ना। तो पहले ज़्यादा ऊर्जा थी फिर बाद में ऊर्जा कम हो गई, तो अधिक वाली ऊर्जा ये हो गई -U2, अब ये वाली हो गई। तो ये वाली ऊर्जा में देखो 1/2 यहाँ भी था, 1/2 यहाँ भी था, 1/2 यहाँ भी था, तीनों कॉमन से चला गया। यहाँ बना C1V1² + C2V2² माइनस इसका स्क्वायर और नीचे ये रहा बिना स्क्वायर का है। अब इसका क्या होगा, इधर इंटू होगा, तो इसका इंटू इन दोनों में होगा। देखो इसकी ट्रिक देखो, पहले तुम इसको बस पकड़ो, पहले इसको बस पकड़ो, इसका इन दोनों में इंटू करो, फिर इसको पकड़ो, इसका इन दोनों में इंटू करो। तो जैसे C1V1² पकड़े हो, इसका इन दोनों में इंटू करना है, तो इसका इंटू करोगे तो पहले C1V1² इसमें करो, तो C1² V1², फिर इसका इंटू करो C2 वाले में, तो C1 C2, ठीक है। अब इसके बाद इस वाले करोगे तो C2 C1 बनेगा वही C1 C2 V2² प्लस C2 × C2 क्या हो जाएगा C2² V2² हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है A + B का होल स्क्वायर, तो ये बन गया A + B का होल स्क्वायर, खोल दिया इसने, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस को गुणा भी करते चला गया है, ये बन गया। अब हम देख रहे हैं ये वाला इस वाले से कट गया और ये वाला इस वाले से कट गया, ठीक है, प्लस माइनस जो बचा उसे लिख दो। तो C1 C2 V1² C1 C2 V2² -2 C1 C2 V1 V2। हम देख रहे थे यहाँ C1 C2 इज कॉमन ले लिया है, तो V1² + V2² -2 V1 V2/C1 + C2 बन गया। यही तुम्हारा आंसर है मित्र। हाँ, ऊर्जा में हानि, तो ये V1 - V2 के स्क्वायर मान सदैव धनात्मक होता है, क्यों, अतः चालकों को आपस में जोड़ने पर पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, ऊर्जा की हानि हो चुकी है, समझ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पेपर में शायद दिया, और आएगा तो तुम मत करना, बहुत गंदा क्वेश्चन है मुझे अच्छा लगता है, तुमको गंदा ही लगेगा। ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लाना है जब प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखा हो, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, इसको करा देते हैं, एक पेज का क्वेश्चन है हालांकि। चलिए शुरू करते हैं। तो आंशिक परावैद्युत माध्यम में समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, तो यहाँ पे देखो एक सेकंड यार, एक सेकंड, हाँ एक ही पेज में है, एक पेज में हो गया था ये, नहीं यार एक पेज में तो नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखता हूँ। तो माना x तथा y संधारित्र की दो प्लेट हैं, ये x होगी और एक ये y होगी, ठीक है। एक में हमने +Q चार्ज दिया है, तो यहाँ प्लस इसमें समान रूप से फैल गया है। अब इसका इधर साइड क्या हुआ, विद्युत प्रेरण, तो ये प्लस का क्या बन गया माइनस, फिर इधर साइड प्लस बना होगा, जिसको हमने क्या कर दिया वाईफाई लगा दिया। इस वाईफाई को अर्थिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, हरा कलर लेते हैं। इसके बीच ही हमने कोई परावैद्युत माध्यम ले लिया है, अब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मोम ले लेते हैं चलो, जो कि T चौड़ाई का है, कितनी चौड़ाई T। अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D फॉर डोंकी, ठीक है अब हम बोल देंगे यहाँ पे माना x तथा y संधारित्र की जो समांतर प्लेट हैं, x को +Q आवेश देकर y को पृथ्वी के दिए, ये देखो x को +Q आवेश दिया, y को पृथ्वी के दिया। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D फॉर डंकी है, इनके बीच T मोटाई चलिए T मोटाई का कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया। अब देखो ये यहाँ से इतना एरिया की दूरी कितनी थी D, और ये बीच में कौन आ गया इतना T, तो जो बचा एरिया वो क्या कहलाएगा D - T, सिंपल। निर्वात या वायु कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, E0 = σ/ε0, ठीक है। ये सूत्र पढ़े थे हम लोग पहले। अब यहाँ पे ये निर्वात वाला है, यहाँ पे इसलिए मैंने 0 ले लिया, जहाँ कुछ नहीं वायु होता उसके लिए 0 ले लो। अब परावैद्युत माध्यम तुम यहाँ पे K ले लिए, जाहिर सी बात है पहले ही पढ़ चुके हो। अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, तीव्रता गुणे दूरी, सूत्र होता करता है, ठीक। ये तीव्रता गुणे दूरी वाला सूत्र कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। E होता करता है सूत्र V/D, सूत्र क्या होता है V/D। तो यहाँ V क्या बन जाएगा E/D, V क्या बन जाएगा ED, V ED, तीव्रता गुणे दूरी। तो हम जानते हैं
कि दोनों प्लेटों का कुल जो विभवांतर लाएंगे वो कैसे लाएंगे। पहले की तीव्रता गुणे पहले की दूरी, यानी देखो निर्वात वाले की तीव्रता गुणे निर्वात वाले की दूरी और परावैद्युत वाले की तीव्रता गुणे परावैद्युत वाले की दूरी। तो परावैद्युत वाले की तीव्रता ई है और परावैद्युत वाले की दूरी कितनी है, यहाँ पे देखो टी है। परावैद्युत माध्यम की दूरी कितनी टी, तो E इंटू क्या बन गया है, टी बन गया। फिर हम देख रहे हैं निर्वात वाले की तीव्रता E0 है और निर्वात वाले की जो दूरी है वो हमने निकाली थी, जो कि क्या थी यहाँ पे D माइनस टी। तो यहाँ पे देख लो क्या दिया हुआ है, E0 D माइनस टी। अब यहाँ E का मान ये जो आया है, ये वाला मान यहाँ रख दिया, ऐसे ही E0 का भी जो मान था वो रख दिया। अब हम देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, तो क्या कॉमन है, ये चीज़ और ये चीज़ इन दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन आ गई तो यहाँ पे बचा टी अपॉन के, ये दिख रहा है टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी दिख रहा है। बस यहाँ पे अब हम देखते हैं यहाँ पे सिग्मा का सूत्र होता है क्यू अपॉन ए, जो कि ऊपर भी लगाते थे। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ये बन गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। इसके बाद संधारित्र की धारिता का सूत्र ऊपर भी मैंने बताया है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी। तो यहाँ पे देखो भी का इतना सारा मान आया है, बी का इतना सारा मान नीचे रखा गया है। तो देखो क्यू से क्यू कट गया है और नीचे का ये जो एप्सिलॉन है था ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर। ये देखो ऊपर आ गया, नीचे जो लिखा है उस तरह। अब यहाँ पे ये किया है कि टी को टी के साथ लिख दिया, तो जो पीछे वाला है उसको आगे लिख दिया डी माइनस टी, और जो आगे वाला था उसको पीछे लिख दिया। यहाँ पे कुछ लोग गलत कर देते करते हैं, है ना। चाहो तो तुम इतना ही लिख दो, तुमको अगर डाउट आ रहा है तुम इतने में आंसर करके चले। अगर तुम्हें और करना है तो देखो क्या करोगे। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, टी यहाँ भी दिख रहा है, टी यहाँ भी दिख रहा है, दोनों से माइनस टी इसने क्या ले लिया, कॉमन था। जब माइनस टी कॉमन लोगे तो यहाँ से तो जो चीज़ कॉमन चली गई तो 1 बचेगा। अब माइनस कॉमन लिए तो प्लस का माइनस कॉमन चला गया तो 1 माइनस बचेगा, और टी कॉमन चला गया तो 1 बचेगा, 1 अपॉन के। सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पेपर में आए तो जरूर करें, ठीक है। और समझ लो पहले दूसरे यूनिट में यही क्वेश्चन होते करते हैं, ठीक है। अब आता करता है अगला क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए। वेरी मोस्ट माय फेवरेट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि दो समांतर चालकों को आपस में जोड़ने पर आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात। अब धारिताओं का अनुपात, धारिता मान लो C1 C2 है, तो धारिता का अनुपात क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C2, समझ गए, अनुपात में होता करता है। पहले तो प्रश्न जानो। अब ये जो आधा सॉल्यूशन है, आधा सॉल्यूशन यानी यहाँ तक का जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। वो तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है, ये जो ऊर्जा में वाले क्यों ना, ये देखो यहाँ से तुम्हारा आवेशक पूर्ण वितरण एक चित्र बनाए हो, फिर ये यहाँ पे आए हो, फिर यहाँ पे जोड़ने के बाद तुम कुल आवेश निकाले, कुल धारिता निकाले, कुल विभव निकाले, यहाँ तक की हो। सेम यहाँ पे भी करना है यार, मस्त हो जाएगा, देखना। तो यहाँ पे तुमने यही आवेश ले लिया, Q1 Q2 किया है, जोड़ने के बाद किया, ये भी बराबर आया है। इतना करने के बाद अब हम जानते हैं जोड़ने के बाद जो हमारे V1 V2 थे, अब वो V1 V2 नहीं रहे हैं, बल्कि क्या हो जाएंगे, V हो जाएंगे। तो ये वाला जो सूत्र यहाँ पे लगा था Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C1 V1 और C2 V2, वो अब क्या हो जाएंगे, हमारे चालक A पर आवेश हो गया Q1 इक्वल टू C1 भी और Q2 इक्वल टू C2 भी। अब हमें 1 और 2 में आपस में क्या दे देना है, भाग दे देना है। तो देखो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 भी अपॉन C2 भी, भी से भी कैंसिल, तो क्या आ गया, C1 अपॉन C2। अतः जो बोला था सिद्ध करने को लिए वो सिद्ध हो गया। दो चालकों को परस्पर जोड़ने पर, जोड़ दिया था हमने ना ए और बी को एक तार से, उन पर आवेशों का वितरण जो है, आवेशों का वितरण Q1 और Q2 का उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, यानी C1 और C2 के अनुपात में होता रहता है। इस प्रकार ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन में, यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में हमें धारिता के लिए व्यंजक लगाने हैं, ठीक है, और संयोजन का चित्र भी बनाना है, ठीक है। संधारित्र की धारिता के सूत्र आ जाएंगे 2 ठो। तो चलो श्रेणी क्रम संयोजन देख लेते हैं और समांतर क्रम संयोजन देख लेते हैं। बेस्ट क्वालिटी है, हाँ बड़ा लिखा है भाई, फिजिक्स में लिखोगे तभी नंबर पाओगे, ये नहीं कि तुम प्रश्न बैंक में जो छोटा दिया उतना लिख के चले आए, पाइन जाओगे नंबर इतने में। तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए एक प्लेट, ये परिभाषा बहुत अच्छी होती है, पहले प्लेट की, सॉरी यार फिर से बोलता मैं, ध्यान नहीं था, हाँ, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। ये देखो पहला संधारित्र है, ये वाला पहला संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट यानी ये वाली को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, और फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, इस प्रकार प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। अब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, ये वाली प्लेट को, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को धन आवेश देकर, ये देखो धन आवेश दे रहे हैं यहाँ से प्लस Q चार्ज जैसे ऊपर दिए थे,
अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ये अंतिम संधारित्र इसकी दूसरी प्लेट ये वाली, इसको पृथ्वी के यानी वाईफाई लगा दिया जाता है। समझ गए? ये हो गई श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा होगी। अब नीचे आ जाओ। माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, इनकी धारिताएं क्रम से C1 C2 C3 है, इनके विभव क्रम से V1 V2 V3 है और प्रत्येक संधारित्र में प्रवाहित आवेश Q है। भाई आवेश अलग अलग नहीं जा रहा है, आवेश एक ही तार से होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो C = Q/V के अनुसार हम जानते हैं V हमें निकालना है। ठीक है, तो B = क्या बन जाएगा Q/C, तो V1 = क्या बन जाएगा Q/C1, V2 = बन जाएगा Q/C2, V3 = बन जाएगा Q/C3। समीकरण 1 2 3 4। तो देखो 1 बराबर मान रख दो यहाँ पे, तो कुल विभव क्या हो जाएगा V = V1 + V2 + V3। कुल विभव कहलाएगा, सबका अलग अलग है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/C सब में Q कॉमन था तो Q से Q कट गया, Q से Q कट गया, ये आ गई धारिता के लिए बन जाएगा। तो श्रेणी क्रम वाले का आ गया। कितना सिंपल होता कहते हैं। इसकी एक तुम लोग को ट्रिक बता देता हूँ, कैसे जानोगे कि तुम्हें इस सूत्र को ये बनाना है। देखो, जो तुम्हें ज्ञात करना है वो बराबर के उस पार रखो और जो तुम्हारा कॉमन है उसको बराबर के उस पार रखो। क्या क्या बोल रहा हूँ, जो तुम्हें ज्ञात करना है, तो देखो तुम्हें C ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करनी है, इसको बराबर के हमने इस पार रखा है, इस सूत्र के अनुसार। इस सूत्र के अनुसार बहुत बड़ी ट्रिक है ये, इसको हमने बराबर के इसी पार रखा है। और जो चीज़ कॉमन है, सब में कॉमन क्या है Q, तो सब में कॉमन क्या है Q, तो हमने मान किसका निकाला B का। हम समझ गए Q और C तो उधर रखेंगे, तो B को इधर लाओ और Q को इधर लाओ। ठीक है, तो समझ गए, जो चीज़ कॉमन है उसको बराबर के उस पार रखो और जो चीज़ क्या बोलते हैं ज्ञात करनी है उसको बराबर के उस पार रखो, इधर साइड जो बचा वो आ जाएगा। ओके, इस प्रकार ये करना है। अब इसी तरह यहाँ भी फंड आएगा समांतर क्रम वाले में। देखो, तो यहाँ भी हमें यही करना है कि प्रत्येक संधारित्र की जो पहली प्लेट है, ये पहली प्लेट है, ये पहली प्लेट है और ये पहली प्लेट है, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को किसी बिंदु A पर इकट्ठा कर लिया और दूसरी प्लेटों के एक तार जोड़ के कहाँ पर इकट्ठा कर लिया, बिंदु B पर इकट्ठा कर लिया। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता करता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता करता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें ये देखो, तो यहाँ पे हमने बोला कि जैसे हम आवेश देंगे Q, तो आवेश देंगे Q, तो भाई 3 तार हैं, अलग अलग तार में अलग अलग करंट जाएगा, तो इसका आवेश हो जाएगा Q1, इसका आवेश हो जाएगा Q2, इसका आवेश हो जाएगा Q3। अब हम जान गए कि विभव सबका सेम होता है, क्योंकि समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो भाई इस पॉइंट से लेके बिंदु A से लेके बिंदु B तक ही ना विभव होगा, क्योंकि उतने में ही तीनों संधारित्र जुड़े हैं, दूरी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ आवेश बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने ये सूत्र लगाना है। अब तुम देखो, अब नीचे वाली लाइन बिना देखे इस सूत्र के अनुसार हम किसका मान निकाल रहे हैं, हम C का मान निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है C बराबर के उस पार होगा। और इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन है B, तो B भी बराबर के उस पार होगा। तो C और B बराबर के उस पार होंगे तो किसका मान आएगा, Q का मान आएगा ना, तो Q = क्या मान आएगा, CV बनेगा। हमें C निकालना है और कॉमन क्या है B, जो समझ गया होगा वो समझ गया होगा। तो अब यहाँ देखो C = Q भी आ गया। ठीक है, तो Q = C भी आ गया। अब अगर Q1 करोगे तो C1 भी, Q2 करोगे तो C2 भी, Q3 करोगे तो C3 भी। ओके, इस प्रकार कुल आवेश Q हो तो Q = Q1 + Q2 + Q3। सबके मान रख दो, ये जितने मान है सब यहाँ रख दो, तो यहाँ B से B कट गया तुम्हारा, तो C = C1 + C2 + C3, खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार तुम्हारे 2 चैप्टर हो गए। तो कितने नंबर की तुम्हारी तैयारी हो चुकी है, रुक जाओ 1 सेकंड, हाँ लोड करने दो। तुम्हारे 9 नंबर की तैयारी हो चुकी है। कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में हमने 1 यूनिट समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे कितने पेज हो चुके हैं, हमारे असल में इतने पेज हो चुके हैं, 1 सेकंड, हमारे 11 पेज हो चुके हैं। इसी प्रकार आपके 2 घंटे और लगेंगे और आपका पूरा 3 घंटे में फिजिक्स क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है।